17.1 परिचय। समाजशास्त्र ने शुरू से ही इस अध्ययन पर ध्यान केंद्रित किया है कि लोग एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं। इसमें व्यक्तियों, परिवारों और विभिन्न परिवारों के बीच संबंधों पर जोर दिया गया है। किसी व्यक्ति के जीवन में समूहों के महत्व का पता लगाने वाले विद्वानों ने पड़ोसियों के महत्व को भी पहचाना है। पड़ोस लंबे समय से एक साथ रहने वाले परिवारों का एक समुदाय है जो एक दूसरे के जीवन को प्रभावित करते हैं। गांवों और छोटे शहरों में पड़ोस सामाजिक नेटवर्क के लिए पृष्ठभूमि के रूप में कार्य करते हैं जो संपूर्ण समाज को परिभाषित करते हैं। बड़े औद्योगिक शहरों में पड़ोस को व्यापक दुनिया के लघु संस्करण के रूप में देखा जाता है। आज के 21वीं सदी के सामाजिक परिदृश्य में चीजें अत्यधिक विविधतापूर्ण हो गई हैं। सवाल उठता है, क्या बड़े शहरों, वैश्विक शहरों और विश्व शहरों में अभी भी सामुदायिक संबंधों और पड़ोस के लिए जगह है? और यदि हाँ, तो ये पड़ोस कैसे दिखेंगे? इस इकाई का शीर्षक है पारंपरिक पड़ोस, आधुनिक शहर। आधुनिक दृष्टिकोण से एक समय यह माना जाता था कि आधुनिकीकरण के आगमन के साथ पारंपरिक पड़ोस अब मौजूद नहीं रहेंगे। इस इकाई का उद्देश्य ऊपर उल्लिखित कुछ मुद्दों को संक्षेप में संबोधित करना है। पूंजी, सूचना और संस्कृति के प्रवाह से आकार लेने वाली दुनिया में व्यक्ति अपने सामाजिक संबंध कैसे बनाए रखते हैं? उनके सामुदायिक जीवन के मार्गदर्शक सिद्धांत क्या है? आज के विश्व शहर और वैश्विक शहर संकुचित समय और स्थान और उच्च गतिशीलता से पहचाने जाते हैं। तो इस संदर्भ में सामाजिक नेटवर्क कैसा दिखता है? 17.2 पड़ोस का विचार। एडवांस्ड लर्नर्स ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी 1974-1982 पड़ोस को एक जिले में रहने वाले लोग, एक जगह के पास का क्षेत्र के रूप में परिभाषित करता है। कॉम्पैक्ट ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी और थिसॉरस के अनुसार एक पड़ोस एक कस्बे या शहर के भीतर एक जिला है। समाजशास्त्रीय साहित्य में पड़ोस एक शब्द है जिसका उपयोग शहरी क्षेत्रों में स्थानीय क्षेत्रों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो पहचान की साझा भावना और अक्सर एक सामान्य जीवन शैली की विशेषता रखते हैं। लॉसन और गैरोड 2003 178। 20वीं सदी की शुरुआत में शहरी समाजशास्त्र में विचार का एक प्रभावशाली स्कूल पारिस्थितिक या शिकागो स्कूल था। पार्क और बर्गेस जैसे विद्वानों ने अपने पारिस्थितिक दृष्टिकोण से एक शहर के भीतर विभिन्न इलाकों के बीच अंतर किया। उन्होंने विभिन्न प्रकार के भूमि उपयोग और विविध शहरी आबादी को अलग-अलग क्षेत्रों में वर्गीकृत किया। इन पड़ोस पार्क 1915, 580 या प्राकृतिक क्षेत्र पार्क 1929, 1952, 196 में एक दूसरे के प्रति विशिष्ट समानताएं या नापसंदियां थीं, जिसके परिणामस्वरूप शहरी पारिस्थितिकी का निर्माण हुआ। शहर का एक स्थानिक विभाजन जो कार्यात्मक से मेल खाता है, इसके अंतर्गत श्रम का विभाजन। इन क्षेत्रों के उदाहरणों में केंद्रीय व्यापार जिला, विशिष्ट आवासीय पड़ोस, भारी या हल्के उद्योग वाले क्षेत्र, मलिन बस्तियां, यहूदी बस्ती, आप्रवासी समुदाय, बोहेमियन क्षेत्र और होबोहेमियास, फ्लानागन 1999-54 शामिल है। सामुदायिक अध्ययन समाजशास्त्र का एक उपनुशासन लंबे समय से गांवों और शहरी पड़ोस जैसे क्षेत्रीय रूप से परिभाषित समुदायों के अनुभवजन्य अध्ययन पर केंद्रित है। तुआन यीफू 1974 के अनुसार पड़ोस और समुदाय योजनाकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच लोकप्रिय अवधारणाएं हैं। वे किसी शहर की जटिल मानव पारिस्थितिकी को प्रबंधनीय उपक्षेत्रों में व्यवस्थित करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं। वे इस विश्वास के आधार पर सामाजिक आदर्शों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं
कि समाज का स्वास्थ्य पड़ोसी संबंधों और एक समुदाय से संबंधित होने की भावना पर निर्भर करता है। चार्ल्स कूली प्राथमिक समूह और माध्यमिक समूह पर अपनी चर्चा में व्यक्तियों के व्यक्तित्व को आकार देने में पड़ोसियों द्वारा निभाई गई भूमिका पर जोर देते हैं। वह माता-पिता, पड़ोसियों और सहपाठियों को प्राथमिक समूहों के उदाहरण के रूप में पहचानता है, जिनका व्यक्तियों पर उनके दीर्घकालिक, करीबी, प्रत्यक्ष और अनैच्छिक संबंधों के कारण स्थायी प्रभाव पड़ता है। शब्द पारंपरिक पड़ोस उन क्षेत्रों को संदर्भित करता है जहां जातीय परिक्षेत्र या समान मूल्यों, आदर्शों और जीवन शैली साझा करने वाले परिवारों की बस्तियां हैं। इन स्थानों में महानगरीय और विविध शहरी बस्तियों के विपरीत पड़ोसियों के बीच संबंध घनिष्ठ, प्रत्यक्ष और घनिष्ठ होते हैं। इन पड़ोसों की स्थानिक विशेषताएं पारंपरिक वास्तुशिल्प रूपों और प्रथाओं द्वारा चिह्नित है। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में पड़ोस शब्द का तात्पर्य आमतौर पर श्रमिक वर्ग या पूंजीपति वर्ग की बस्तियों से था, जो प्रमुख पश्चिमी औद्योगिक शहरों में समान व्यावसायिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की विशेषता थी। चिंतन और कार्य 17.1 उस पड़ोस का निरीक्षण करें जिसमें आप रह रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आपका पड़ोस पारंपरिक या आधुनिक है? उपरोक्त विवरण को ध्यान में रखते हुए यह पारंपरिक या आधुनिक क्यों है, इसे लगभग 2 पृष्ठों में लिखें। अपने अध्ययन केंद्र में अन्य छात्रों के साथ अपने निबंध पर चर्चा करें। शीर्षक: मेरे पड़ोस की पारंपरिक बनाम आधुनिक विशेषताओं का आकलन। परिचय: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू में एक छात्र के रूप में मुझे यह निर्धारित करने के लिए अपने पड़ोस का निरीक्षण करने का काम सौंपा गया था कि क्या यह पारंपरिक या आधुनिक होने की ओर झुकता है। मेरा पड़ोस भारत के एक हलचल भरे महानगर के बाहरी इलाके में स्थित है, जो पारंपरिक और आधुनिक तत्वों का एक आकर्षक मिश्रण प्रस्तुत करता है। इस निबंध में मैं अपने पड़ोस में जीवन के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस चरित्र चित्रण के पीछे के कारणों पर चर्चा करूंगा। वास्तुशिल्प परिदृश्य: मेरे पड़ोस की प्रकृति को परिभाषित करने वाले पहले पहलुओं में से एक इसका वास्तुशिल्प परिदृश्य है। एक ओर हमारे पास लाल ईंटों और मिट्टी की टाइलों से निर्मित पारंपरिक घर हैं, जो सांस्कृतिक विरासत में निहित सदियों पुराने डिजाइन को दर्शाते हैं। इन घरों में अक्सर आंगन और दरवाजों और खिड़कियों पर जटिल लकड़ी की नक्काशी होती है, जो पारंपरिक शिल्प कौशल का प्रदर्शन करती है। दूसरी ओर हाल के वर्षों में आधुनिक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स उभरे हैं, जिनमें आकर्षक डिजाइन, समकालीन सामग्री और लिफ्ट, जिम और स्विमिंग पूल जैसी सुविधाएं हैं। ये इमारतें आधुनिक शहरी जीवन स्तर की ओर बदलाव का प्रतिनिधित्व करती है। सांस्कृतिक प्रथाएं: मेरे पड़ोस में सांस्कृतिक प्रथाएं पारंपरिक और आधुनिक तत्वों के सहअस्तित्व को भी प्रदर्शित करती है। दिवाली और होली जैसे पारंपरिक त्योहार बड़े उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। लोग सदियों पुराने रीति-रिवाजों को संरक्षित करते हुए इन उत्सवों के दौरान तेल के दीपक जलाते हैं, जटिल रंगोली डिजाइन बनाते हैं और मिठाइयों का आदान प्रदान करते हैं। इसके साथ ही वैश्विक संस्कृतियों और रुझानों में रुचि बढ़ रही है। युवा निवासी ऑनलाइन गेमिंग, टीवी सीरीज देखने और फिटनेस कार्यक्रमों में भाग लेने जैसी आधुनिक मनोरंजक गतिविधियों में संलग्न है। विविध स्वादों को पूरा करने वाले फास्ट फूड आउटलेट और कैफे का प्रसार इस बदलाव का संकेत है। आर्थिक क्रियाकलाप: मेरे पड़ोस में आर्थिक गतिविधियां भी परंपरा और आधुनिकता के मिश्रण में योगदान करती है। कई निवासी कृषि और हस्तशिल्प जैसे पारंपरिक व्यवसायों में लगे हुए हैं। छोटे पारिवारिक स्वामित्व वाले व्यवसाय,
जैसे स्थानीय किराना स्टोर और दर्जी की दुकानें, एक पारंपरिक आर्थिक संरचना बनाए रखते हैं। इसके विपरीत इस क्षेत्र में प्रौद्योगिकी संचालित उद्यमों की आमद देखी गई है। आईटी कंपनियां, कॉल सेंटर और ई-कॉमर्स केंद्र उभरे हैं, जो युवा पीढ़ी को नौकरी के अवसर प्रदान कर रहे हैं। कृषि संबंधी जड़ों से तकनीक संचालित रोजगार की ओर यह परिवर्तन आधुनिकीकरण का एक स्पष्ट संकेत है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा। पिछले कुछ वर्षों में शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच विकसित हुई है, जो पारंपरिक और आधुनिक दोनों प्रभावों को दर्शाती है। ऐसे पारंपरिक सरकारी संचालित स्कूल हैं जो स्थानीय भाषाओं और संस्कृति पर आधारित शिक्षा प्रदान करते हैं। ये संस्थान मूल्यों और विरासत पर जोर देते हैं। हालांकि उन्नत चिकित्सा प्रौद्योगिकी से सुसज्जित आधुनिक अंग्रेजी माध्यम स्कूलों और निजी स्वास्थ्य सुविधाओं की उपस्थिति बढ़ रही है। यह परिवर्तन समकालीन शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल मानकों के प्रति झुकाव को उजागर करता है। सामाजिक संबंधों। मेरे पड़ोस में सामाजिक मेलजोल पारंपरिक और आधुनिक प्रथाओं की एक समृद्ध टेपेस्ट्री प्रदर्शित करता है। निवासी धार्मिक समारोहों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए एकत्र होने, घनिष्ठ सामुदायिक संबंधों को महत्व देना जारी रखते हैं। पारंपरिक पारिवारिक पदानुक्रम को बनाए रखते हुए बड़ों का सम्मान किया जाता है और महत्वपूर्ण मामलों पर उनसे सलाह ली जाती है। इसके समानांतर युवा पीढ़ी सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अधिक जुड़ी हुई है। वे आधुनिक संचार विधियों को अपनाते हुए डिजिटल बातचीत और वैश्विक चर्चाओं में संलग्न हैं। परिवहन और बुनियादी ढांचा। मेरे पड़ोस में परिवहन और बुनियादी ढांचा इसके चरित्र के बारे में और अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। पारंपरिक बैलगाड़ियां और साइकिलें कारों और मोटरसाइकिलों जैसे आधुनिक वाहनों के साथ सड़क साझा करती हैं। सड़कें और पुल, जो कभी पत्थर और मिट्टी से बने होते थे, अब कंक्रीट और डामर से आधुनिकीकरण किया गया है। निष्कर्ष। अंत में, मेरा पड़ोस पारंपरिक और आधुनिक तत्वों का एक अनूठा मिश्रण है। यह समामेलन कोई टकराव नहीं है, बल्कि एक सामंजस्यपूर्ण सहअस्तित्व है, जो समुदाय के सांस्कृतिक तानेबाने को समृद्ध करता है। वास्तुशिल्प परिदृश्य, सांस्कृतिक प्रथाएं, आर्थिक गतिविधियां, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, सामाजिक संपर्क और परिवहन सभी पड़ोस की दोहरी पहचान को दर्शाते हैं। यह द्वंद्व अपनी समृद्ध परंपराओं को संजोते हुए आधुनिकता की ओर भारत की यात्रा के सार को दर्शाता है। इस संतुलन को अपनाना, भविष्य को गले लगाते हुए अतीत का सम्मान करना आवश्यक है, क्योंकि यह प्रगति और विकास की अनुमति देते हुए हमारी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करता है। 17.3 पड़ोस अध्ययन। जैसा कि वेलमैन और लीटन 1979-363 ने बताया, शहरी समाजशास्त्र ने अक्सर पड़ोस के अध्ययन पर ध्यान केंद्रित किया है। इसका मतलब यह है कि यह अक्सर छोटे सामाजिक नेटवर्क, लोगों के बीच सीधे संपर्क और स्थानीय क्षेत्रों में समुदाय की भावना के विकास की जांच करता है। सामाजिक भूगोल में पड़ोस अध्ययन अनुसंधान की एक आवश्यक शाखा का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें विशिष्ट स्थानीय क्षेत्रों का अध्ययन शामिल है, जो समान वास्तुकला शैली, सामाजिक आर्थिक स्थितियों और सांस्कृतिक विशेषताओं को साझा करते हैं। इन अध्ययनों से पता चला है कि कुछ पड़ोसों में सामान्य आवास पैटर्न और जीवन शैली होती है। ये अध्ययन दो मुख्य कारणों से महत्वपूर्ण थे। पहला, बढ़ते पश्चिमी औद्योगिक शहरों में कुछ सामाजिक टिप्पणीकारों और प्रकार्यवादी उन्मुख समाजशास्त्रियों ने साझा मूल्यों के नुकसान की भविष्यवाणी की थी। दूसरा, पड़ोस के अध्ययनों से पता चला है कि आधुनिक शहरों में जातीयता महत्वपूर्ण बनी हुई है,
इस उम्मीद के बावजूद कि यह कम महत्वपूर्ण हो जाएगी। शहरी समाजशास्त्र में शिकागो स्कूल के विद्वान पड़ोस के अध्ययन में विशेष रुचि रखते थे। उन्होंने अनुकूलन और प्रतिस्पर्धा की प्रक्रियाओं को देखते हुए जांच की कि वर्ग रेखाओं के साथ पड़ोस कैसे बनते हैं। कुछ ने जातीय परिक्षेत्रों और समुदायों पर ध्यान केंद्रित किया, जो अक्सर पहली पीढ़ी के अप्रवासियों के लिए पसंदीदा स्थान थे। इन विद्वानों ने इन पड़ोसों की गहन प्रोफाइल बनाने के लिए महीनों तक विस्तृत अवलोकन किया। उन्होंने सहभागी अवलोकन, जीवन इतिहास साक्षात्कार और सर्वेक्षण जैसी तकनीकों का उपयोग किया। स्पेट्स और मैक्योनिस 1982-46-47। पार्क, बर्गेस और उनके अनुयायियों जैसी हस्तियों ने शहरी समाजशास्त्र के सैद्धांतिक और पद्धतिगत पहलुओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 20वीं सदी की शुरुआत में जैसे जैसे बड़े अमेरिकी शहरों का विकास हुआ, शहरी समाजशास्त्र का लक्ष्य शहरी वातावरण को बेहतर ढंग से समझना था। यह माना जाता था कि औद्योगिकरण और उपलब्धि की मानवीय भावना पर आधारित अमेरिकी जीवन शैली आधुनिक लोगों के लिए एक नई पहचान बनाएगी। हालांकि दुनिया भर के शहरों में जातीय परिक्षेत्र उभरे और धन और शक्ति के साथ साथ सामाजिक नेटवर्क ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बर्गेस ने अपने संकेंद्रित क्षेत्र सिद्धांत के साथ इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे विनिर्माण गतिविधियों ने 20वीं सदी की शुरुआत में अमेरिका में शहरी जीवन को आकार दिया। इस सिद्धांत के अनुसार जैसे जैसे शहरों का विस्तार हुआ, वे उपसमुदायों में विभाजित हो गए, जिन्हें स्थानिक रूप से जोन या सेक्टरों में विभाजित किया गया। बर्गेस 1967-50, वेलमैन और लीटन 1979-363-90 ने चर्चा की कि पड़ोस के अध्ययन ने सामुदायिक अध्ययन का स्थान क्यों ले लिया। सबसे पहले, पड़ोस शहरी लोगों के लिए आसानी से सुलभ अनुसंधान स्थल थे। दूसरा, पारिस्थितिक विचारधारा के अनुसार पड़ोस को शहरों के मूलभूत निर्माण खंड माना जाता था। तीसरा, प्रशासनिक अधिकारियों ने नौकरशाही उद्देश्यों के लिए पड़ोस की सीमाओं की अपनी परिभाषाएं लागू की। चौथा, शहरी समाजशास्त्र का स्थानिक वितरण पर ध्यान अक्सर स्थानीय क्षेत्र फोकस में बदल जाता है। पांचवां, कई विद्वान उन स्थितियों को समझने में रुचि रखते थे जो पड़ोस के भीतर मजबूत सामुदायिक बंधनों को अस्तित्व में रखने की अनुमति देती थी। रेक्स और मूर, जैसा कि सॉन्डर्स 1981 ने देखा, अपने सिद्धांत के लिए पारिस्थितिक स्कूल के विचारों पर आधारित थे। उन्होंने तर्क दिया कि एक शहर की प्रारंभिक बसावट में संपत्ति के स्वामित्व के विभिन्न स्तरों वाले 3 अलग-अलग समूह एक दूसरे से अलग हो गए और अपनी अनूठी सामुदायिक जीवन शैली विकसित की। उच्च मध्यम वर्ग व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्रों के निकट लेकिन उद्योगों से दूर अपेक्षाकृत बड़े घरों में रहता था। किराए की छोटी छोटी झोपड़ियों में रहने वाले श्रमिक वर्ग ने आर्थिक कठिनाइयों को साझा किया और सामूहिक पहचान और पारस्परिक समर्थन की एक मजबूत भावना विकसित की। निम्न मध्यम वर्ग ने मकान किराए पर लिए लेकिन बुर्जुआ जीवन शैली की आकांक्षा की। ये 3 समूह न केवल विभिन्न प्रकार के पड़ोस का प्रतिनिधित्व करते हैं, बल्कि अलग-अलग जीवन शैली और मूल्य प्रणालियों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, जो उनकी व्यावसायिक स्थिति और संपत्ति तक पहुंच, रेक्स और मूर, से प्रभावित है। रेक्स और मूर ने अंतरिक्ष के अपने सिद्धांत में आवास पर संघर्ष पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि शहरों में प्रवास आमतौर पर शहर के भीतरी इलाकों से बाहरी इलाकों की ओर होता है। बर्मिंघम में स्पार्कब्रुक के अपने अध्ययन के आधार पर उन्होंने बताया कि कैसे श्रमिक वर्ग के पड़ोस अप्रवासी आबादी की सघनता के साथ गोधूली क्षेत्रों में बदल गए। इसके साथ ही निम्न मध्यम वर्ग के बीच उपनगरीय आवास के लिए प्राथमिकता बढ़ रही थी, जिससे विशाल उपनगरीय घरों, रेक्स और मूर,
की कमी हो गई। सामुदायिक अध्ययन अकादमिक जांच का एक क्षेत्र है जो पड़ोस के अध्ययन पर केंद्रित है। अधिकांश पश्चिमी महानगरीय शहरों में पड़ोस अक्सर जातीयता के आधार पर व्यवस्थित होते हैं, जिससे वे सामुदायिक अध्ययन के लिए आदर्श विषय बन जाते हैं। एक अन्य उपअनुशासन जातीय और अल्पसंख्यक अध्ययन पड़ोस और उनकी अनूठी विशेषताओं पर भी ध्यान केंद्रित करता है। विशिष्ट पड़ोसों की अच्छी तरह से परिभाषित सीमाएं होती हैं, जो उन्हें शहर के बाकी हिस्सों से अलग करती है। आलीशान आवास और बिगड़ती मलिन बस्तियां, आप्रवासी बस्तियां और जातीय परिक्षेत्र जैसी सुविधाओं वाले उपनगर अक्सर विभिन्न आर्थिक और सांस्कृतिक कारकों के कारण सामने आते हैं। हालांकि कुछ विद्वानों ने सवाल किया है कि क्या पड़ोस मानसिक धारणा या योजना श्रेणी को संदर्भित करता है। सुजैन केलर ने दिखाया है कि पड़ोस की अवधारणा सीधी नहीं है। प्रशासक या योजनाकार इसे भौतिक विशेषताओं के आधार पर परिभाषित कर सकते हैं, लेकिन निवासियों की अपने पड़ोस के बारे में धारणाएं पूरी तरह से भिन्न हो सकती हैं। जैसा कि तुआन यीफू 1974 ने कहा, पड़ोस और जिला शब्द बाहरी लोगों के दिमाग में सरल ज्यामितीय आकार पैदा कर सकते हैं, जबकि पड़ोस को परिभाषित करने वाले पड़ोसी संबंधों के वास्तविक नेटवर्क जटिल हो सकते हैं और एक छोटे समूह से दूसरे समूह में भिन्न हो सकते हैं। निकट सानिध्य में इसके अलावा पड़ोस की अनुमानित सीमा हमेशा पड़ोसी संपर्कों की तीव्रता के अनुरूप नहीं होती है। तुआन का सुझाव है कि किसी पड़ोस की विशिष्ट विशेषताओं की पहचान और मूल्यांकन निवासियों के सामाजिक वर्ग पर निर्भर करता है। अत्यंत धनी लोग अपने भौतिक क्षेत्र और सांस्कृतिक दुनिया की सीमाओं के बारे में अधिक जागरूक होते हैं, अक्सर दूसरों को दूर रखने के उपाय करते हैं। मध्यवर्गीय उपनगरीय लोग अपनी क्षेत्रीय अखंडता के बारे में समान रूप से संवेदनशील हो सकते हैं, क्योंकि वे अपनी दुनिया को बाहरी लोगों द्वारा घुसपैठ के प्रति अधिक संवेदनशील मानते हैं। दूसरी ओर, जातीय रूप से विशिष्ट आवासीय क्षेत्रों के श्वेत आप्रवासी क्षेत्रीयता और सांस्कृतिक पहचान के प्रति उतने जागरूक नहीं हो सकते हैं जितना कि मलिन बस्तियों के उनके रंगीन समकक्ष, जिन्हें अक्सर अपने पड़ोस के बाहर शत्रुता का सामना करना पड़ता है। तुआन 1974-75। शिकागो स्कूल के सिद्धांतकारों के प्रभावशाली योगदान के बाद, जिन्होंने शिकागो पड़ोस में व्यावसायिक और आवासीय मतभेदों का विस्तृत विवरण प्रदान किया, विभिन्न विद्वानों ने बार-बार शहर में पड़ोस का अध्ययन किया। गेराल्ड सटल्स 1968 ने शिकागो में एक गरीब पड़ोस की जांच की जिसमें विभिन्न जातीय समुदाय रहते थे। उन्होंने पाया कि मजबूत क्षेत्रीय पहचान के आधार पर एक अच्छी तरह से संरचित सामाजिक व्यवस्था विकसित हुई थी। भले ही जातीय समुदायों के बीच तनाव मौजूद था, फिर भी वे आम तौर पर संघर्ष और टकराव से बचते थे। कभी-कभी किशोरों के बीच तनाव के कारण पड़ोस के भीतर और बाहर इटालियंस के बीच टकराव होता था, जिससे पूरा पड़ोस बाहरी लोगों के खिलाफ एकजुट हो जाता था। सटल्स 1972, 21 से 35 ने इस घटना को सुरक्षित पड़ोस कहा। तुआन 1974 और अन्य विद्वानों दोनों ने बोस्टन में बीकन हिल को एक ऐसे पड़ोस के रूप में संदर्भित किया जहां विशेष प्रकार के निवासों, जीवन शैली और क्षेत्रीय सीमाओं तक विशेष पहुंच वाले लोग रहते थे। तुआन ने कहा कि बीकन हिल ने परंपरा, संस्कृति, सामाजिक स्थिति और आर्थिक शक्ति के माध्यम से खुद को अन्य पड़ोस से अलग कर लिया है। उन्होंने तर्क दिया कि हालांकि बीकन हिल ने कुछ मामलों में जातीय क्षेत्रों के साथ समानताएं साझा की, लेकिन इसने श्रेष्ठता की अनुमानित भावना के आधार पर अपना अलगाव बनाए रखा। इसके विपरीत, जातीय समूहों ने अलगाव को खतरों से निपटने के साधन के रूप में देखा।
बीकन हिल को मूल रूप से एक उच्च वर्ग के उपनगर के रूप में विकसित किया गया था, जो सामाजिक प्रतिष्ठा और साधन वाले लोगों की सेवा करता था। तुआन ने बीकन हिल की तुलना वेस्ट एंड से की, जो बीकन हिल के पास एक अन्य श्रमिक वर्ग का पड़ोस है। बाद वाले पड़ोस के निवासी बीकन हिल, तुआन 76 की तुलना में अपनी क्षेत्रीय पहचान के बारे में कम जागरूक थे। 17.4 पड़ोस पारंपरिक और आधुनिक। पारंपरिक पड़ोस शहर के पुराने हिस्सों को संदर्भित करते हैं, जिन्हें अक्सर अमेरिकी अध्ययनों में आंतरिक शहर क्षेत्र कहा जाता है। इन क्षेत्रों में आम तौर पर सीमित सुविधाओं और जर्जर आवास के साथ अप्रवासी आबादी रहती है। उनके पास सरकारी निवेश की कमी है। जैसे जैसे शहर बढ़ता है, निम्न मध्यम वर्ग इन आंतरिक शहर क्षेत्रों से बाहर चला जाता है और नए आप्रवासी किफायती किराए की तलाश में अंदर चले जाते हैं। वास्तुकला की दृष्टि से इन आंतरिक शहर क्षेत्रों में पारंपरिक शैलियों और स्थान का उपयोग करने के तरीके, सामाजिक संपर्क के पुराने रूपों को बढ़ावा देना और सोशल नेटवर्क। इसके विपरीत मध्यवर्गीय और धनी निवासी शहर के बाहरी इलाकों में रहते हैं। ये पड़ोस अधिक सुविधाएं, भूमि के बड़े भूखंड, बेहतर सेवाएं और कम जनसंख्या घनत्व प्रदान करते हैं। वे उच्च स्तरीय वास्तुशिल्प शैलियों और स्थानिक व्यवस्था के साथ आधुनिक पड़ोस का प्रतिनिधित्व करते हैं। कुछ शहरों ने पारंपरिक पड़ोस को वास्तुशिल्प विरासत स्थलों के रूप में संरक्षित किया है। उदाहरण के लिए, सिडनी ने अपने पुराने क्वार्टरों को पर्यटक आकर्षणों में बदल दिया है। उत्तराधुनिक युग में शहर सांस्कृतिक चश्मे बन गए हैं, जैसा कि शेरोन जुकिन और अन्य ने नोट किया है। उदाहरण के लिए, डिज्नीलैंड और शहरों के अन्य हिस्सों को अब जानबूझकर उपभोक्ता वस्तुओं के रूप में बनाए रखा और विपणन किया जाता है। शहर प्रभावशाली और शानदार वास्तुशिल्प और भौतिक वातावरण प्रस्तुत करते हैं, जिससे आगंतुकों को विभिन्न तरीकों से स्थानिक वास्तविकता की व्याख्या करने की अनुमति मिलती है। वैश्वीकरण ने सांस्कृतिक समरूपीकरण को बढ़ावा दिया है, जिससे सार्वभौमिक भोजन, पेय और कपड़ों की शैलियों को लागू किया गया है। वैश्विक दक्षिण में 21वीं सदी की शुरुआत में संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में पारंपरिक और आधुनिक पड़ोस के बीच अंतर करना अधिक जटिल है। मुंबई जैसी जगहों पर कपड़ा मिलों और निम्नवर्गीय आवास वाले पुराने इलाकों को महंगे मॉल और शॉपिंग जिलों में बदल दिया गया है। यहाँ आप अभी भी आधुनिक मल्टी स्टोरी मॉल के साथ साथ पुरानी अप्रयुक्त मिल चिमनी पा सकते हैं। कई दक्षिण एशियाई शहरों में संसाधनों और आजीविका तक पहुंच में भारी असमानताएं ध्रुवीकृत दुनिया के सह-अस्तित्व को जन्म देती है। चिंतन एवं क्रिया 17.2 सप्ताहांत या छुट्टी पर अपने शहर के आसपास की कॉलोनियों की यात्रा करें। यदि आप किसी गांव में रहते हैं, तो आप पास का शहर चुन सकते हैं। कम से कम 3 पड़ोसों में उपलब्ध सामाजिक-आर्थिक स्थिति, निवासियों के व्यवसाय और बुनियादी सुविधाओं का पता लगाएं। क्या एक ही कॉलोनी में अलग-अलग जातीय पृष्ठभूमि के लोग रहते हैं? क्या एक ही कॉलोनी में समृद्ध लग्जरी घर और छोटे मध्यम वर्ग के आवास पाए जाते हैं, आदि। उपरोक्त निष्कर्षों के आधार पर मेरा शहर कस्बा पर 2 पेज का नोट लिखें। अपनी रिपोर्ट अपने अध्ययन केंद्र के अन्य छात्रों के साथ साझा करें। शीर्षक: मेरे शहर में सामाजिक-आर्थिक विविधता की खोज, एक पड़ोस अध्ययन। परिचय: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू के एक छात्र के रूप में मुझे कम से कम 3 अलग-अलग पड़ोस में सामाजिक-आर्थिक स्थिति, व्यवसायों और बुनियादी सुविधाओं का पता लगाने के लिए सप्ताहांत के दौरान अपने शहर में एक क्षेत्रीय अध्ययन करने का काम सौंपा गया था। मेरा शहर नई दिल्ली है, जो भारत की हलचल भरी राजधानी है,
और यह अपनी सांस्कृतिक विविधता और गतिशील जीवन शैली के लिए जाना जाता है। इस नोट में मैं 3 अलग-अलग पड़ोस से अपनी टिप्पणियों और निष्कर्षों को साझा करूंगा। पड़ोस 1, लाजपत नगर। लाजपत नगर दक्षिणी दिल्ली का एक सुस्थापित इलाका है। यह आवासीय और वाणिज्यिक क्षेत्रों के मिश्रण के लिए जाना जाता है। यहाँ मेरे अवलोकन है। सामाजिक आर्थिक स्थिति। लाजपत नगर एक विविध सामाजिक आर्थिक स्पेक्ट्रम प्रदर्शित करता है। इलाके का उत्तरी भाग विशाल, आलीशान घरों में रहने वाले समृद्ध परिवारों का घर है। इसके विपरीत दक्षिणी भाग में मध्यम वर्ग के आवास और अपार्टमेंट है। व्यवसाय। निवासियों के व्यवसाय व्यापक रूप से भिन्न है। संपन्न परिवारों में अक्सर व्यवसाय के मालिक, पेशेवर और सरकारी कर्मचारी शामिल होते हैं। मध्यवर्गीय क्षेत्रों में वेतनभोगी व्यक्तियों, छोटे व्यवसाय मालिकों और सेवा प्रदाताओं का मिश्रण होता है। जातीय विविधता। लाजपत नगर संस्कृतियों का मिश्रण है। हालांकि अधिकांश आबादी उत्तर भारतीय है, आप यहाँ विभिन्न जातीय पृष्ठभूमि के लोगों को रहते हुए पा सकते हैं, जिनमें बंगाली, पंजाबी और दक्षिण भारतीय शामिल है। बुनियादी सुविधाएं। इस क्षेत्र में उत्कृष्ट बुनियादी सुविधाएं हैं, जिनमें सुव्यवस्थित सड़कें, स्कूल, अस्पताल और शॉपिंग सेंटर शामिल है। संपन्न और मध्यम वर्ग के वर्गों के बीच सुविधाओं की गुणवत्ता में अंतर ध्यान देने योग्य है। पड़ोस 2, चांदनी चौक। पुरानी दिल्ली में स्थित चांदनी चौक शहर के सबसे पुराने और सबसे प्रसिद्ध बाजार क्षेत्रों में से एक है। यहाँ मुझे क्या मिला? सामाजिक आर्थिक स्थिति। चांदनी चौक मुख्य रूप से व्यापारिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों को पूरा करता है। अधिकांश निवासी विभिन्न व्यवसायों में शामिल हैं, जिनमें छोटे सड़क विक्रेताओं से लेकर थोक व्यापारी तक शामिल है। यह एक जीवंत लेकिन आर्थिक रूप से विविधतापूर्ण क्षेत्र है। व्यवसाय। यहाँ का प्रमुख व्यवसाय व्यापार है। लोग कपड़ा व्यापार, मसाले, इलेक्ट्रॉनिक्स और कई अन्य वस्तुओं में शामिल है। दिहाड़ी मजदूर और छोटी दुकान के मालिक भी आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जातीय विविधता। चांदनी चौक विभिन्न समुदायों और जातीय पृष्ठभूमियों का केंद्र है। यह अपने ऐतिहासिक जैन, हिंदू, सिख और मुस्लिम समुदायों के लिए जाना जाता है, जो सभी पास-पास रहते हैं। बुनियादी सुविधाएं। जबकि चांदनी चौक एक वाणिज्यिक केंद्र के रूप में उभर रहा है, आवासीय क्षेत्रों को बुनियादी ढांचागत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। संकरी गलियां, भीड़भाड़ और स्वास्थ्य देखभाल और शैक्षणिक संस्थानों तक सीमित पहुंच कुछ उल्लेखनीय चिंताएं हैं। पड़ोस 3, द्वारका। द्वारका दिल्ली के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित एक अपेक्षाकृत नया उपनगरीय क्षेत्र है। यहाँ मैंने जो देखा वह है। सामाजिक आर्थिक स्थिति। द्वारका मुख्य रूप से एक मध्यमवर्गीय आवासीय इलाका है, जहाँ उच्च मध्यम वर्गीय आबादी बढ़ रही है। इसकी विशेषता सुव्यवस्थित रूप से नियोजित आवास सोसाइटी और अपार्टमेंट परिसर है। व्यवसाय। द्वारका में अधिकांश निवासी वेतनभोगी पेशेवर, सरकारी कर्मचारी और आईटी पेशेवर हैं। उद्यमियों और छोटे व्यवसाय मालिकों की भी उपस्थिति बढ़ रही है। जातीय विविधता। द्वारका एक महानगरीय इलाका है, जहां विभिन्न राज्यों और संस्कृतियों के लोग एक साथ सौहार्दपूर्वक रहते हैं। यह दिल्ली की महानगरीय प्रकृति का उदाहरण है। बुनियादी सुविधाएं। द्वारका में आधुनिक बुनियादी सुविधाएं हैं, जिनमें चौड़ी सड़कें, स्कूल, अस्पताल और शॉपिंग मॉल शामिल है। यह क्षेत्र अपनी सुनियोजित आवासीय कॉलोनियों और हरे भरे स्थानों के लिए जाना जाता है। निष्कर्ष। दिल्ली के इन 3 इलाकों की मेरी खोज ने इस शहर के भीतर मौजूद अविश्वसनीय सामाजिक आर्थिक विविधता को उजागर किया।
लाजपत नगर की समृद्ध गलियों से लेकर चांदनी चौक के हलचल भरे बाजारों और द्वारका के सुनियोजित आवासीय क्षेत्रों तक दिल्ली संस्कृतियों, व्यवसायों और बुनियादी ढांचे के विकास की एक समृद्ध तस्वीर दिखाती है। जहां इन पड़ोसों के बीच आर्थिक असमानताओं के प्रमाण हैं, वहीं विविध पृष्ठभूमि के लोगों के बीच एकता और सहअस्तित्व का एक सामान्य सूत्र भी है। इस अनुभव ने शहरी जीवन की जटिलता और सभी निवासियों को आवश्यक सेवाओं और विकास के अवसरों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए समान विकास की आवश्यकता के बारे में मेरी समझ को गहरा कर दिया है। यह दिल्ली जैसे जीवंत और गतिशील शहर की संरचना में सामाजिक एकीकरण और सांस्कृतिक विविधता के महत्व को भी रेखांकित करता है। 17.5 हाल के समय में पड़ोस, उपनगर, एथनोबुर्ग इत्यादि। हाल के वर्षों में अंतरिक्ष, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के बारे में विभिन्न अध्ययनों में चर्चा की गई है कि कैसे स्थान बाजार को आंतरिक बनाता है। जुकिन 1993। दूसरी ओर सेसिन 2001 जैसे विद्वानों ने पता लगाया है कि कैसे कुछ शहर अब वैश्विक अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करते हैं, जहां वित्तीय सेवाएं और सट्टा संबंधी निर्णय लिए जाते हैं। जबकि विनिर्माण विभिन्न महाद्वीपों में फैला हुआ है, कुछ शहर वैश्विक शहर बन गए हैं जो आर्थिक और तकनीकी गतिविधियों के लिए प्रमुख केंद्र के रूप में कार्य कर रहे हैं। ये लेख इस बात पर जोर देते हैं कि स्थानीय पड़ोस आज अंतर्राष्ट्रीय पूंजी, तकनीकी प्रगति और सांस्कृतिक आदान प्रदान से प्रभावित है। जुकिन 1993, सेसिन 1991, 2001। इसका तात्पर्य यह है कि केवल स्थानीय सामुदायिक संरचनाओं और क्षेत्रीय मूल्य प्रणालियों के आधार पर शहरी घटनाओं का अध्ययन आउटसोर्सिंग और अपतटीय उत्पादन के संदर्भ में प्रासंगिक नहीं हो सकता है। एंथोनी किंग 2005 ने अपनी हालिया पुस्तक में इस परिप्रेक्ष्य को प्रतिध्वनित किया है। वह हमें याद दिलाता है कि उपनगर शहर के विस्तार हुआ करते थे। हालांकि आज दुनिया भर के कई शहरों में न केवल उपनगर है बल्कि सुपराउट्स या ग्लोबर्ट्स भी है। इससे उनका तात्पर्य शहर के बाहरी इलाके में बसावट के ऐसे रूपों से है जो शहर या यहाँ तक कि देश के भीतर के विकास से कम और इसकी सीमाओं से परे बाहरी ताकतों द्वारा अधिक आकार लेते हैं। ये प्रभाव पूंजी के साथ दूर से आते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक रूप से या भौतिक रूप से, अक्सर मुद्रित मीडिया के माध्यम से। 2005-97। किंग का तर्क है कि ये नए प्रकार के उपनगर आज राज्य की सीमाओं के बाहर से उत्पन्न हुए हैं। यह सिर्फ वैश्विक ताकतें नहीं हैं जो इन उपनगरों का निर्माण करती है। हॉपकिंस 2002 द्वारा प्रस्तावित उत्तरौपनिवेशिक वैश्वीकरण की अवधारणा पर निर्माण करते हुए किंग का दावा है कि वे विशेष रूप से साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, राष्ट्रवाद की विरासतों के साथ साथ प्रवासी संस्कृतियों और वैश्विक पूंजीवाद के पूंजी प्रवाह से आकार लेते हैं। संक्षेप में, ये उत्तर औपनिवेशिक ग्लोबल्स हैं। किंग 2005, 97 से 103। किंग एथनोबर्ग की अवधारणा पर चर्चा करते हैं, जो भूगोलवेत्ता वेई ली द्वारा गढ़ा गया एक शब्द है। एथनोबुर्ग्स बड़े अमेरिकी शहरों में उपनगरीय क्षेत्र हैं, जहां विभिन्न जातीय समूह रहते हैं और उनके व्यवसाय हैं। ये समुदाय बहुजातीय है और इनकी विशेषता एक जातीय अल्पसंख्यक समूह की महत्वपूर्ण सांद्रता है, हालांकि वह समूह बहुसंख्यक नहीं हो सकता है। ली वेई 1998, 479। इस शब्द का उपयोग लॉस एंजल्स काउंटी के पूर्वी उपनगरों में सैन गैब्रियल घाटी का वर्णन करने के लिए किया गया था, जिसमें 1990 में मुख्य भूमि चीन, ताइवान, हांगकांग और अन्य स्थानों से 158,000 से अधिक जातीय चीनी निवासी थे।
यह चीनी निवासियों का सबसे बड़ा जमावड़ा था। संयुक्त राज्य अमेरिका के उपनगर अंतर्राष्ट्रीय भूराजनीतिक प्रभावों और वैश्विक आर्थिक पुनर्गठन के परिणामस्वरूप एथनोबुर्ग्स को वैश्विक अर्थव्यवस्था में नई चौकी के रूप में देखा जाता है। विभिन्न कारक नृवंश विज्ञान के निर्माण में योगदान करते हैं, जिनमें राष्ट्रीय आप्रवासन और व्यापार नीतियों, स्थानीय जनसांख्यिकी और आर्थिक और राजनीतिक संदर्भों में बदलाव शामिल है। किंग ने एक अन्य श्रेणी भी शुरू की है, जिसे टेक्नोबर्ग्स के नाम से जाना जाता है। किंग 2005 106 ये प्रौद्योगिकी से प्रभावित उपनगर है और किंग सिल्वरस्टोन और रॉबर्ट फिशमैन 1987 के विचारों को संदर्भित करते हैं। फिशमैन पुराने उपनगरों के बाहरी इलाके में विकसित हो रहे नए हाईटेक उपनगरों के बारे में बात करते हैं और भौतिक और प्रतीकात्मक दोनों वातावरणों की घर केंद्रित प्रकृति पर जोर देते हैं। टेलीविजन नृवंशों को मूल देशों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो दुनिया भर में जातीय मान्यता के कल्पित समुदायों के लिए एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। किंग 2005 107 यह संबंध उपनगरीय संकरण को बढ़ावा देता है और इस प्रक्रिया में आधुनिकता की जटिलताओं को पुनः उत्पन्न करता है। सिल्वरस्टोन 1997 बॉक्स 17.1 अनिवासी भारतीय। हमने देखा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका या ब्रिटेन में रहने वाले भारतीयों के अक्सर उन देशों में अन्य भारतीयों और एशियाई लोगों के साथ मजबूत संबंध होते हैं। वे अपने त्योहारों और महत्वपूर्ण जीवन की घटनाओं को अपने भारतीय समुदाय के भीतर ही मनाते हैं। जब उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो कई माता-पिता उनके लिए अपनी ही जाति या क्षेत्र में विवाह करना पसंद करते हैं। यही कारण है कि वे इस उद्देश्य के लिए अक्सर भारत लौटते हैं। हाइब्रिड संस्कृतियों को प्रभावित करने वाली इन मौजूदा प्रक्रियाओं के बारे में किंग की चर्चा असंबद्ध व्यक्तिगत अनुभवों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, प्रवासी समुदायों और विकेंद्रीकृत उत्पादन पर प्रकाश डालती है। 17.6 आलोचनाएं। जैसा कि पहले चर्चा की गई है, वाक्यांश आधुनिक शहरों में पारंपरिक पड़ोस आज के शहरी विकास का वर्णन या विश्लेषण करने के लिए पूरी तरह उपयुक्त नहीं है। 1970 के दशक के अंत में शहरी इलाकों को समुदायों से जोड़ने की आलोचना हुई थी। वेलमैन और लीटन 1979 ने निम्नलिखित मुद्दों की ओर इशारा किया। एक, यह मानते हुए कि किसी पड़ोस में सामुदायिक संबंध हो सकते हैं, इसका तात्पर्य यह है कि अंतरिक्ष में अंतर्निहित संगठनात्मक शक्ति है, जिसे स्थानिक नियतिवाद कहा जाता है। 2, सिर्फ इसलिए कि कई स्थानीय कनेक्शन है, इसका मतलब यह नहीं है कि अलग-अलग पड़ोस मौजूद हैं। 3, पड़ोस के अध्ययन को विशेष रूप से सामुदायिक अध्ययन से जोड़ने से बातचीत के महत्वपूर्ण क्षेत्र छूट सकते हैं। 4, पड़ोस पर अधिक जोर देने से कारण कारकों के रूप में स्थानिक विशेषताओं को अत्यधिक महत्व मिल सकता है। 5, कुछ विश्लेषणों में इस बात पर अत्यधिक ध्यान दिया गया है कि एकजुटता की भावनाओं को कब कायम रखा जा सकता है। यदि वे पड़ोस में नहीं पाए जाते हैं, तो यह माना जाता है कि वहाँ कोई समुदाय नहीं है। ये आलोचनाएं इस विचार पर भी लागू होती है कि आधुनिक शहरों में पारंपरिक पड़ोस इन अन्यथा सौम्य शहरों का दिल और आत्मा है, जहाँ घनिष्ठ प्रत्यक्ष रिश्ते पनपते हैं। आजकल पड़ोस के लोग विशिष्ट भौगोलिक सीमाओं के साथ अपनी पहचान दृढ़ता से नहीं रख पाते हैं। इसके बजाय वे संगीत प्राथमिकताओं या कुछ गतिविधियों में भागीदारी जैसे अन्य मार्करों से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा व्यक्तियों की कई पहचान हो सकती है, या वे एक साथ विभिन्न मार्करों के बीच स्विच कर सकते हैं। संक्षेप में, किसी की पहचान
जीवन शैली और कनेक्शन की भावना पूरी तरह से उस भौगोलिक स्थान से निर्धारित नहीं होती है जिसमें वे रहते हैं। 17.7 निष्कर्ष। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, आजकल कुछ विरासत स्थलों या संरक्षित क्षेत्रों को छोड़कर पारंपरिक वास्तुकला शैली वाले पड़ोस ढूंढना काफी चुनौतीपूर्ण है। शहरी समाजशास्त्र के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या हम वास्तव में पारंपरिक और आधुनिक की सरल श्रेणियों को विश्लेषण के लिए प्रभावी उपकरण के रूप में उपयोग कर सकते हैं। परंपरा हमेशा सापेक्ष होती है, जो समय और स्थान दोनों पर निर्भर करती है। आधुनिकता भी संदर्भ के आधार पर बदलती रहती है और हमेशा बदलती रहती है। इसलिए जब हम आधुनिक शहरों में पारंपरिक पड़ोस के बारे में बात करते हैं, तो यह बहुत सारे सवाल उठाता है कि हम उन्हें कैसे समझते हैं और उनका अध्ययन कैसे करते हैं। इन मुद्दों की विस्तृत चर्चा में पड़े बिना हम कह सकते हैं कि आज भी दुनिया भर के शहरों में पड़ोसियों के बीच घनिष्ठ संबंध है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि सभी पड़ोसियों के बीच गहरे व्यक्तिगत रिश्ते हैं, और इसका मतलब यह भी नहीं है कि ये रिश्ते केवल भौतिक सीमाओं पर आधारित है। साथ ही यह सुझाव देने के लिए बहुत सारे सबूत हैं कि पड़ोस केवल मानचित्रों पर भौगोलिक या प्रशासनिक इकाइयां नहीं हैं। उनमें से कई सामाजिक वर्गों से जुड़े विशिष्ट मूल्यों, जीवन शैली और प्राथमिकताओं को दर्शाते हैं। विकासशील दुनिया में ये जटिलताएं वर्ग, जाति, नस्ल और लिंग से संबंधित आंतरिक पदानुक्रमों द्वारा और अधिक जटिल हो जाती है। 1900 के दशक की शुरुआत में पारिस्थितिक स्कूल सिद्धांतकारों का मानना था कि पड़ोस सजातीय रूप से संरचित थे। आज ऐसा दावा करना काफी साहसपूर्ण होगा।